नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, तेन महोदय या टी.एस. इलियट। सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय जी माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इस पद्धति को जो है वो 3 शब्दों में बांटा है। ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका जाति, दूसरा है आपका वातावरण और तीसरा है आपका क्षण। ठीक है, इन 3 शब्दों में बांटा है इन्होंने इस पद्धति को। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है। पंक्ति है आपके पास कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्तियां किस विद्वान की है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्तियां किस विद्वान की है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से चिंतामणि की रचना है। आपके पास ऑप्शन है काव्य निर्णय, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु या रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चिंतामणि की रचना कौन सी है? तो कविकुल कल्पतरु। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है। बताइए काव्य निर्णय किसकी रचना है? बिल्कुल सही, भिखारीदास जी की रचना है काव्य निर्णय। ललित ललाम मतीराम की रचना है और रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे या सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने दिया था ये सुझाव? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? आपके पास ऑप्शन है मेवाती, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेवाती किसकी बोली मानी जाती है। बताइए मेवाती किसके अंतर्गत आती है? बिल्कुल सही, मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है। भोजपुरी बिहारी की बोली है। ठीक है, और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है आपके पास कि 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन है। आपके पास ऑप्शन है चरयू काव्य में, रास काव्य में, महापुराण में या कथा काव्य में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, महापुराण में हुआ है 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि महापुराण किसकी रचना है। बताइए महापुराण की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, पुष्पदंत की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है,
84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? आपके पास ऑप्शन है शबरप्पा, लुयप्पा, सरहप्पा या गणप्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। आप जानते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सरहप्पा जो है वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम क्या है? बताइए। सरहप्पा की एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। बिल्कुल सही, दोहा कोश। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? आपके पास ऑप्शन है ईलाचंद्र जोशी, सूरदास, तुलसीदास या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है और इसके रचयिता कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। और इसका समय क्या माना जाता है? 1972। किसकी रचना है ये? अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की रचना है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति किस कवि की है? आपके पास ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है? आपके पास ऑप्शन है, एक साइड आपके पास रचनाएं दी गई है और दूसरी साइड जो है वो रचनाकार के नाम है। ऑप्शन नंबर 1 में है साहित्य लहरी पद्माकर, लोकायतन निराला, एककंठ विश्वभाई नागार्जुन और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा युग्म संगत है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। बताइए, साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, सूरदास जी की रचना है। और लोकायतन? बताइए। बिल्कुल सही, लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। और एककंठ विश्वभाई किसकी रचना है? दुष्यंत कुम्हार की। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की रचना जूही की कली को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? आपके पास ऑप्शन है सरस्वती, चांद, प्रभा या इंदु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निराला जी की रचना जूही की कली को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जूही की कली जो कि निराला जी की 1916 ईस्वी की रचना है, किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सरस्वती पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मुफ्त उपलब्ध होना, संयोगवश सस्ता होना, अधिक होने से उपेक्षित होना या स्तरानुकूल ना होना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है आपके पास, आंधी के आम होना। इसका सही अर्थ बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संयोगवश सस्ता होना। हमारा अगला प्रश्न है,
कलाधर उपनाम से कविताएं करते थे। आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कलाधर उपनाम से कविताएं कौन करते थे? शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कलाधर उपनाम से कविताएं कौन करते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी करते थे। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है और आपके पास जो कहानियां हैं, कहानियों के नाम है पोस की रात, पत्नी, बुद्धू का कांटा और परिंदे। तो बताइए इसका सही अनुक्रम क्या होगा। साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको और रचनाकार कौन है उनके नाम भी बताने हों। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बुद्धू का कांटा 1915 की है। ठीक है, 1915 की है। किसकी कहानी है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पोस की रात किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की है, 1930 ईस्वी की है। ठीक है, पोस की रात 1930 की है। और पत्नी कहानी किसकी है? तो जैनेन्द्र कुमार की है, 1936 ईस्वी की। ठीक है, और फिर रहता है हमारे पास परिंदे। परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की है, 1960 ईस्वी की। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बुद्धू का कांटा 1915, पूस की रात 1936, पत्नी ने पूस की रात 1930 और पत्नी 1936 और परिंदे 1960। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोरखबानी के संपादक कौन है, इसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गोरखबानी के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृतांत है? आपके पास ऑप्शन है चीड़ों पर चांदनी, पथ के साथी, भूले बिसरे चित्र या अपनी खबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना यात्रा वृतांत विधा की है उसका चयन करना है आपको और साथ में उसके रचनाकार कौन है उनका नाम भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, और इस किसका यात्रा वृतांत है ये? तो निर्मल वर्मा का है। ठीक है, निर्मल वर्मा जी का है ये, 1964 ईस्वी का। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है, 1964 ईस्वी का है। अब हम बात करेंगे कि पथ के साथी, इसके रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताइए आप। बताइए पथ के साथी किसकी रचना है और किस विधा की रचना है ये? बिल्कुल सही। पथ के साथी महादेवी वर्मा जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? तो यह संस्मरण है। ठीक है, और भूले बिसरे चित्र ये तो हमने कई बार चर्चा कर ली है। बताइए किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? शाबाश, बताइए। बिल्कुल सही। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। अपनी खबर इसके रचनाकार कौन है? बताइए अपनी खबर किसकी रचना है? बिल्कुल सही। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है और आत्मकथा विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शन है केसरी, कलापी, शीखी या मयूर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसके बाद ही अपने उत्तर दीजिए। नहीं का चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो केसरी नहीं है। चलिए ये बताइए कि केसरी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। बिल्कुल सही। केसरी जो है वो मृगराज, शेर, वनराज का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी ये तीनों शब्द जो है वो मोर के पर्यायवाची शब्द है, कलापी, शीखी और मयूर। हमारा अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान कब मिला। आपके पास ऑप्शन है 1991 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 2013 ईस्वी में या 2008 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान कब मिला, इसका चयन करना है और साथ में ये भी बताना है कि किस रचना के लिए मिला। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान कब मिला, 1991 ईस्वी में। किस रचना के लिए मिला था, रचना का नाम भी बताइए। बिल्कुल सही, दश द्वार से सोपान तक। ठीक है, दश द्वार से सोपान तक जो है इस रचना के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। कब मिला था, तो 1991 ईस्वी में। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।